मृदा तथा फसलें, सॉइल एंड क्रॉप्स। पहले मृदा के बारे में देखते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिस पर वनस्पतियां उगती हैं और अनेक जीव निवास करते हैं। हालांकि संपूर्ण पृथ्वी मृदा से नहीं ढकी होती, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र एवं बर्फ से ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं बर्फ से ढके होते हैं। पर्वतों पर मृदा नहीं पाई जाती है, वहाँ पर पत्थर होते हैं या और चीज़ें होती हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण देख लेते हैं। मृदा का निर्माण प्रारंभ में मृदा की सतह चट्टानों से बनी थी। समय के साथ साथ विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे कि तापीय प्रभाव, गर्मी से विस्तार और ठंड से संकुचन। अगला जल का प्रभाव, वर्षा जल दरारों में भरकर जमता है और चट्टानों को तोड़ता है। रासायनिक अपक्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण, अपघटन। पौधे और जीवों का प्रभाव, जड़ों और सूक्ष्म जीवों द्वारा चट्टानों का विघटन। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी। इन प्रक्रियाओं के कारण चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल गई, जिससे मृदा हमें प्राप्त हुई, मृदा बनी। चट्टानों का अपक्षयन विभिन्न प्राकृतिक कारकों जैसे जल, वायु, हिमनदी, पौधे आदि से चट्टानों का टूटना अपक्षयन कहलाता है। यह प्रक्रिया जैसे अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस के माध्यम से चट्टानों को छोटे छोटे कणों में बदल देती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। अब देखते हैं मृदा का संयोजन एवं बनावट। मृदा का संयोजन मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मृदा की संरचना उस चट्टान पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। खनिज कण, पहला हो जाएगा खनिज कण। ठीक, मृदा के मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण से बनी होती है, जैसे रेत होगा, कंकड़ और मृत्तिका, चिकनी मिट्टी। मृदा का प्रकार और बनावट इन्हीं कणों से निर्धारित होता है। दूसरा होगा अकार्बनिक पदार्थ। इसमें पोटेशियम, मैंगनीज, सोडियम, आयरन के नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट और अन्य लवण शामिल होते हैं। अगला हो जाएगा आपका कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस, जीवों एवं वनस्पतियों के अपघटन से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ मृदा से मिलते हैं। पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं, जो मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगला हो जाएगा सजीव प्राणी, जैसे केंचुआ मृदा में छिद्र बनाकर इसे वायुयुक्त बनाते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों को कृमिकंचुक में बदलते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसको खाते हैं और फिर मिट्टी का उत्सर्जन करते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया, शैवाल, फफूंदी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, ये सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं बनावट, मृदा की बनावट कैसी होती है। मिट्टी की बनावट, मृदा के कणों का आकार के आधार पर इसकी बनावट भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मृदा के नमूनों के कणों की मोटाई अलग अलग होती है, जैसे कंकड़ के कण 2.0 से 5.0 मिमी व्यास में, रेतीले कण 0.2 से 2.0 मिमी व्यास में और मृत्तिका कण 2.02 मिमी से कम व्यास में होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के
पाए जाते हैं। मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोल्स जो होते हैं। भारत में मिट्टी को रंग, बनावट एवं अवयव के आधार पर 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रेट की मात्रा कम लेकिन पोटाश अधिक होते हैं। खाद्य और उर्वरकों के उपयोग से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगला हो जाएगा आपका काली मृदा। इसमें आयरन और मैग्नीशियम के यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है और अधिक चिकनी होती है। ये जल धारण क्षमता में उत्कृष्ट होती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला जलोढ़ मृदा। यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद के जमने से बनती है। इसमें मृत्तिका रेतीले और गादयुक्त कण होते हैं। इसे खादर भी कहा जाता है और सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। अगला रेतीली मृदा। यह मुख्यतः राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह बलुई छिद्रिल होती है और इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। यह जल की उपलब्धता बढ़ाकर इसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला हो जाएगा आपका पर्वतीय मृदा। यह पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें निर्माण में बर्फ, बारिश और तापमान भिन्नता के कारण होता है। इसकी उर्वरता स्थान विशेष पर निर्भर करती है। अगला हो जाएगा आपका दानेदार मृदा, लाल दानेदार मृदा। इसमें भारी वर्षा के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं और भूमिगत हो जाते हैं, जिससे यह कम उपजाऊ होती है। यह चाय, कॉफ़ी, नारियल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मृदा के उपयोग। मृदा अपने बहुगुणी गुणों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला, कृषि में। मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। उत्तरी कैरोलिना कृषि एवं उपभोक्ता सेवा विभाग के अनुसार पौधों को आवश्यक 13 पोषक तत्व मृदा से ही मिलते हैं। अगला हो जाएगा निर्माण में मृदा का यूज होता है। मृदा निर्माण कार्यों में उपयोगी है। मृदा संघनन द्वारा मिट्टी का घनत्व बढ़ाया जाता है, जिससे ये निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनती है। इसे एडोब और लाल ईंटों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं। क्ले मृदा का उपयोग सिरेमिक व मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला, पानी मिलाने पर यह मृतिका कला के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो काफ़ी इसके यूज होते हैं। मृदा के औषधि के रूप में भी और सौंदर्य के रूप में भी यूज होते हैं। औषधि, इसका अगला यूज औषधि के रूप में होता है। मृदा में एंटीबायोटिक, त्वचा मलहम, तपेदिक की दवाएं व एंटी ड्यूमर ड्रग्स तैयार की जाती हैं। मृदा में मौजूद सूक्ष्मजीवों से विभिन्न औषधीय तत्व प्राप्त किए जाते हैं। सौंदर्य
उत्पाद में इसका यूज होता है। मृदा का उपयोग फेस मास्क, स्क्रब और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। विशेष रूप से मुल्तानी मिट्टी को त्वचा की देखभाल में उपयोग किया जाता है। फसलें। भारत विभिन्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रमुख फसलें 4 श्रेणियों में विभाजित की जाती हैं। पहला, अनाज फसलें जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, दलहन। नकदी फसलें जैसे कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। बागान फसलें जैसे चाय, कॉफी, नारियल, रबड़। और बागवानी फसलें जैसे फल और सब्जियां। फसल चक्र। भारतीय फसल चक्र या कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। फसल चक्र का उद्देश्य मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना और उत्पादन बढ़ाना होता है। अगला फसल चक्र की प्रक्रिया। पहला काम होता है भूमि को तैयार करते हैं, फिर बीज का चयन करते हैं, फिर बीज का बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, उर्वरक देते हैं, फसल वृद्धि होती है और फिर फसल की हम लोग कटाई करते हैं। फसल चक्र का महत्व क्या है? पहले गहरी जड़ वाली फसलें जैसे अरहर के बाद कम गहरी वाली जड़ वाली फसल जैसे गेहूं उगाना चाहिए। दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसलें बोने से मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अधिक खाद व पानी की खपत वाली फसल के बाद कम खपत वाली फसल उगानी चाहिए। फसल चक्र अपनाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती, कीट व रोग नियंत्रण में मदद मिलती है और कृषि की उत्पादकता बढ़ती है। भारत में फसल चक्र के प्रकार। एकल फसली वर्ष में केवल एक फसल उगाई जाती है। 2 फसली वर्ष में 2 फसल उगाई जाती है। बहुफसली वर्ष में 3 या 3 से अधिक फसल उगाई जाती है। उदाहरण के लिए एक वर्षीय फसलें धान, गेहूं, मूंग, टिड्डा, आलू, मूली, करेला। द्विवर्षीय फसलों में कपास, मटर, परती, गेहूं, चरी, गेहूं, मटर। त्रिवर्षीय फसलों में हरी खाद, आलू, गन्ना, मूंगफली, अरहर, गन्ना, गेहूं। द्विवर्षीय फसलों में पहले कपास बोया जाता है, फिर मटर, पत्ती छोड़ दिया जाता है, फिर गेहूं बोया जाता है। तो ये एक क्रम सीक्वेंस अपनाया जाता है। फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र को प्रभावी बनाने के लिए कुछ मुख्य सिद्धांत अपनाए गए हैं। जैसे अधिक खाद वाली फसल के बाद कम खाद वाली फसल उगानी चाहिए। अगला, अधिक पानी वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल उगानी चाहिए। अगला, अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल अपनानी चाहिए। अगला, दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल उगाई जानी चाहिए। अगला, एक ही प्रकार की कीटों से प्रभावित फसलें लगातार नहीं बोनी चाहिए। अगला, स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन करना चाहिए। अगला, कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र अपनाने से कृषि में कई फायदे मिलते हैं। पहला, मृदा की उर्वरता बढ़ती है। अगला, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन संतुलन बना रहता है। अगला, मृदा की संरचना में सुधार होता है। अगला, मिट्टी का पीएच और क्षारीयता संतुलित रहती है। अगला, फसलें बीमारियों से सुरक्षित रहती है। अगला, कीटों और खरपतवार नियंत्रित में रहते हैं। फसल उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी में विषाक्त पदार्थ जमा नहीं होते। सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। अगला, उर्वरकों के अवशेषों का पूरा उपयोग होता है। फसलों का वर्गीकरण। भारतीय फसलों के उत्पादन व उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
उत्पादन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला, उत्पादन के आधार पर पहला फसल होती है रबी की फसल। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये ठंडे मौसम की फसलें हैं। इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला, उत्पादन के आधार पर, दूसरा उपयोग के आधार पर। टू टाइप्स किया गया है, उत्पादन के आधार पर फिर उपयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन के आधार पर रबी की फसल होगी। इसमें आ जाएगा आपका गेहूं, जौ, मक्का, चना, सरसों, मेथी, राई, जीरा, अगला हो जाएगा आपका उत्पादन के आधार पर जो फसलें हैं, उसमें आ जाएगा अगला खरीफ की फसलें। जून जुलाई में इसकी बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये गर्मियों वर्षा वाली फसल है। इसमें आ जाएगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, कपास, तंबाकू, सोयाबीन। जो जायद की फसलें हैं, ये आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें आ जाएंगे सब्जियां हो जाएंगी मक्का, तरबूज, खरबूज, भिंडी, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जायद में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला, खाद्य फसलें, जैसे भोजन के लिए उपयोग की जाने वाली, उदाहरण के लिए चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा, मक्का। फिर अगला, नकदी या व्यापारिक फसलें, बाजार में बेचने के लिए उगाई फसलें जाती हैं जो। इसमें आ जाएगा रेशे वाली फसलें, जैसे कपास, जूट, सन। बागवानी फसलें, जैसे चाय, कपास, नारियल, सुपारी, रबड़। सरकरा फसलें, जैसे गन्ना, चुकंदर। तिलहन फसलें, जैसे मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी। उद्दीपक फसलें, जैसे तंबाकू, अफीम। और फिर अगला आ जाएगा बागवानी फसलें। इसमें फल, सब्जियां, मसाले और फूल शामिल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 पॉइंट बागवानी फसलें। उपयोग के आधार पर जो फसलें होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। पहला हो जाएगा खाद्य फसलें और दूसरा हो जाएगा नकदी फसलें। और पहला वर्गीकरण जो हमने किया है, ये किया उत्पादन के आधार पे। इस पे हमने 3 भागों में बांटा है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। कृषि पद्धतियाँ और उनके उपकरण। कृषि पद्धतियाँ वह तरीके हैं जिनका उपयोग किसान फसल उत्पादन में करते हैं। ये प्रक्रिया बुआई से लेकर कटाई और भंडारण तक चलती है। जो मुख्य कृषि पद्धतियाँ होती हैं, पहला काम जो होता है मिट्टी को तैयार करना। फसल बोने से पहले मिट्टी को उपयुक्त बनाया जाता है। फिर अगला काम होता है मिट्टी में खाद देना। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बीज बोना, उपयुक्त बीजों का सही तरीके से खेतों में बोया जाता है। और फिर सिंचाई, फसल की वृद्धि के समय समय पर पानी दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मिट्टी तैयार करने में कौन कौन से उपकरण जरूरी होते हैं। मिट्टी की तैयारी। बिना जोती गई मिट्टी बुआई के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए इसे तैयार किया जाता है। जुताई, सबसे पहला काम करते हैं हम जुताई। मिट्टी को भुरभुरी, हवादार और उपजाऊ बनाने के लिए जुताई की जाती है। जुताई के लाभ, जो इसके लाभ होते हैं जुताई से, पहला, मिट्टी को ढीला और मिश्रित हवादार बनाता है। ठीक, जुताई से खाद व उर्वरक समान रूप से मिलते हैं। जड़ों की वृद्धि में मदद करता है। सूक्ष्म जीव और केंचुओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं।
खरपतवार को नष्ट करता है। मिट्टी में छिपे हानिकारक कीट बाहर आ जाते हैं जिससे उन्हें पक्षी खा जाते हैं। तो ये जुताई के लाभ हो गए। हम देखते हैं जुताई करते हैं किससे, उपकरण क्या क्या हैं जुताई के। जुताई या पाटन के उपकरण। जुताई के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। जुताई मिट्टी को भुरभुरी, हवादार और पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए की जाती है। इसके लिए विभिन्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला हो जाएगा आपका कल्टीवेटर, दूसरा हो जाएगा आपका हल। कल्टीवेटर यह खेती की जुताई और मिट्टी के ढाल को तोड़ने में मदद करता है। हल खेत की सतह का पलटकर पोषक तत्वों को ऊपर लाने और खरपतवार को मिट्टी में दबाने में उपयोग किया जाता है। मिट्टी का पाटन और इसके उपकरण। पाटन मिट्टी को समतल बनाता है जिससे सिंचाई, जल निकासी और फसल उत्पादन बेहतर होती है। जब हम हल चलाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है मिट्टी, तो इसको समतल करते हैं, उसके लिए पाटन का उपयोग करते हैं। खेत को समतल करने के लिए, जिससे फसल को पानी देते समय समस्या न आए। इसके लाभ क्या है पाटन के? पाटन के लाभ, पहला, मिट्टी में ढेले टूटकर बारीक हो जाते हैं। मिट्टी वायु और जल के कटाव से बचती है। सिंचाई में समानता बनी रहती है। पाटन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है? पहला, पाटा, मिट्टी को ढेले को तोड़कर खेतों की सतह समतल करता है। फिर अगला हो जाएगा मैलेट। लकड़ी का एक उपकरण जिसे मिट्टी के कठोर ढेले तोड़ते हैं। अगला देखते हैं, मिट्टी में खाद देने एवं प्रयुक्त उपकरण। जो खाद देने में हम प्रयुक्त करते हैं, किन किन चीज़ों का प्रयुक्त करते हैं? तो पहला, खाद देने की प्रक्रिया समझते हैं पहले। मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें खाद मिलाई जाती है। खाद देने से मिट्टी का पोषण संतुलित रहता है और फसल की वृद्धि बेहतर होती है। खाद देने के उपकरण, पहला हो जाएगा स्प्रे पंप। खाद को छिड़कने का आधुनिक उपकरण है। कंधे पर टांगकर पाइप के जरिए छिड़काव किया जाता है। अगला हो जाएगा ट्रिबलर। यह मुख्य रूप से काटन और अरहर जैसी फसलों के लिए उपयोग में किया जाता है। फसल उत्पादन में 80% तक वृद्धि कर सकता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगला, ट्रैक्टर चालित खाद्य छिड़काव यंत्र। बड़े खेतों जैसे 25 से 30 शक्ति वाले ट्रैक्टर से खाद छिड़कने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक बार में 25 से 30 क्विंटल खाद डालने की क्षमता रखता है। तो ये काफ़ी बड़े किसानों के लिए होता है, और ये जब हम ज़्यादा बड़े किसान होते हैं वो इनका यूज करते हैं। अगला, मिट्टी में खाद देने से लाभ क्या क्या होता है? पहला, मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनी रहती है। अगला, फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगला, मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। वायुमंडल में कार्बन स्तर घटता है। मिट्टी क्षरण और जल अपवाह से बचती है। बीज बोना एवं प्रयुक्त उपकरण। बीज बोने में जो उपकरण का यूज होता है, बीज बोने की प्रक्रिया। खेत की जुताई के बाद बीज बोए जाते हैं, लेकिन बीजों के गुणवत्ता युक्त, स्वस्थ और रोगयुक्त होना आवश्यक है। बीजों को उचित गहराई पर बोना चाहिए ताकि उन्हें सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। अगला, बीजों के उचित दूरी होनी चाहिए जिससे पौधों को पर्याप्त पोषण, खाद और पानी मिल सके। बीज बोने की 2 विधियाँ होती हैं, पहले देख लेते हैं दोनों विधियाँ। पहला, हाथों से बुआई। इसमें बीज इधर उधर गिर सकते हैं और दूरी सही नहीं रहती। अगला, मशीन से बुआई, अधिक सटीक और प्रभावी विधि। कुछ फसलें जैसे चावल, टमाटर, प्याज, मिर्च, बैगन पहले छोटी क्यारियों में उगाई जाती हैं और फिर मुख्य खेत में प्रत्यारोपित की जाती है। इसे अति प्रत्यारोपण विधि भी कहते हैं।
अतिरोपण विधि भी कहते हैं। बीज बोने के उपकरण क्या क्या है? पहला, पक्ष चालित प्लांटर। ये 3 कतारों वाले प्लांटर हैं जिसे प्लेट झुकी होती है। इसमें 3 अलग अलग बॉक्स होते हैं और भिन्न भिन्न बीजों के लिए अलग अलग प्लेटों का उपयोग किया जाता है। हल से बुआई की तुलना में चाय से 50% मजदूरी की बचत होती है, 7% संचालन खर्च में कमी होती है, 5% उपज में वृद्धि होती है जब हम इन संसाधनों का यूज करते हैं तब। बीज बोने के लाभ। अशुद्ध बीजों की छाटनी हो जाती है, पौधों के उचित दूरी पर लगने और इससे वृद्धि बेहतर होती है, फसल पैदावार में वृद्धि होती है। सिंचाई एवं इसके उपकरण। सिंचाई एवं इसके उपकरण। पहला, सिंचाई वो प्रक्रिया है जिसमें फसल के लिए नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति की जाती है। यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे प्राकृतिक सिंचाई वर्षा, बाढ़, नहर प्रणाली, कुएं आदि का यूज किया जाता है। इसमें कृत्रिम प्रणाली में फ्लो नहर सिंचाई, स्विफ्ट सिंचाई या छिड़काव सिंचाई प्रणाली का यूज किया जाता है। सिंचाई से मिट्टी की आर्द्रता बनी रहती है और फसलें की उत्पादकता में वृद्धि होती है। सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। पहला हो जाएगा रेन गेज। यह बूंद बूंद और फुहारा सिंचाई प्रणाली के बाद विकसित तकनीक है। 20 से 40 मीटर तक पानी छिड़क कर प्राकृतिक वर्षा जैसे प्रभाव डालती है। कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव है। ये आपका रेन गन हो जाएगा। फिर सोलर पंप, अगला हो जाएगा सोलर पंप द्वारा। इसमें सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा उत्पादन की जाती है जिससे मोटर चलती है और पानी खींचा जाता है। अगला, इसमें बिजली या ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, पर्यावरण के अनुकूल और कम खर्चीली विधि है। अब हम लाभ देख लेते हैं। सिंचाई के लाभ क्या क्या है? पोषक तत्वों का पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है। पौधों तक पोषक तत्वों का पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है। अगला, मृदा की नमी बनी रहती है जिससे फसल की वृद्धि अच्छी होती है। अगला, जंगली घास खरपतवार की वृद्धि कम होती है। अगला, धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण मिलता है, उनसे नियंत्रण मिलता है। कीटनाशक एवं उसका प्रयोग। कीटनाशक वह रासायनिक पदार्थ जो कीटों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कीटनाशक कहलाते हैं। जैसे डीडीटी, डेस्टन आदि। हानिकारक जीवों को पीड़क कहा जाता है जिसमें कीट, चूहे और पक्षी शामिल हैं। पीड़कनाशियों का छिड़काव हाथ से चलने वाले यंत्र, विद्युत यंत्र या वायुयानों द्वारा किया जाता है। वायुयान सामान्य किसान तो नहीं कर सकता। पीड़कनाशियों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जीवों से उत्पन्न पीड़कनाशियों को जैवनाशी कहते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग। खेतों में पीड़कों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चूहानाशी, रेड किलर, चूहे को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे जिंक, फास्फाइड, वारफेरिन। वैज्ञानिक जैविक विधियों का प्रयोग किया जाता है। चूहे की संख्या को नियंत्रित किया जाता है जैसे हार्मोन छोड़ने की विधि। संगठित पीड़क प्रबंधन। रासायनिक विधियों की बजाय जैविक विधियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चीनी लोग चूहे को मारने के लिए विशेष ध्वनि आवृत्ति का उपयोग करते हैं। गैमेक्सिन
तीव्रतम कीटनाशक जो सफ़ेद क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में पाया जाता है, मिट्टी के तेल या पानी में घोलकर उपयोग किया जाता है, मच्छर, कूड़ा करकट, कंपोस्ट आदि के कीटों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। कीटनाशकों के उपयोग के लाभ एवं सावधानियाँ। सही मात्रा और समय पर छिड़काव करने से फसल की रक्षा होती है। अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। जैविक विधियाँ अधिक सुरक्षित और प्रभावी होती हैं। पर्यावरण पर कीटनाशकों के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला, मिट्टी जलवायु प्रदूषित होती है जिससे जैव विविधता प्रभावित होती है। अगला, कीटनाशक न केवल कीटों को बल्कि पक्षियों, मछलियों, फायदेमंद कीड़ों और गैर लक्षित पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगला, पक्षियों के शरीर में कीटनाशकों का संचय उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अगला, अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी में रहने वाले जीव नष्ट हो सकते हैं। अगला, ग्लाइफोसेट जैसे जड़ी बूटी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कम करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता घटती है। डीडीटी जैसे कीटनाशक वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अगला, पौधों की वृद्धि बाधित होती है और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। अगला, कुछ जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं और भोजन के प्राकृतिक स्रोत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, नुकसान भी इससे होता है अत्यधिक यूज करने से। इसलिए सावधानीपूर्वक जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज करना चाहिए। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन वो प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत प्राकृतिक जैसे वर्षा के कारण, हवा के कारण और मानवीय जैसे वनों की कटाई, अत्यधिक चराई कारणों से हट जाती है जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और ये बंजर बनने लगती है। मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है? पहला कारण है अत्यधिक चराई। दूसरा, वनों में आग लगना। तीसरा, वनों की कटाई। चौथा, कृषि में गलत तकनीकों का यूज। फिर मानवीय गतिविधियाँ। तो ये सारे कारण इसके हो जाते हैं। अत्यधिक चराई, अत्यधिक पशुचारण से मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो जाती है जिससे वो आसानी से बह जाती है। वनों में आग लगना, आग से वनस्पति नष्ट हो जाती है जिससे मृदा अपरदन बढ़ता है। वनों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि के कारण पेड़ों की कटाई जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और जल निरोध क्षमता घटती है। कृषि के गलत तरीके, गलत जुताई, अधिक खाद्य उत्पादन के लिए एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। मानवीय गतिविधि जैसे पशुचारण, खुदाई, ढलानों पर निर्माण, वृक्षों की कटाई आदि मिट्टी के क्षरण को तेजी से करते हैं और इससे अधिक मात्रा में मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या क्या हैं? उपाय देख लेते हैं। पहला, अभियांत्रिकी उपाय। भूमि को समतल बनाना, ढालू क्षेत्रों को छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे बांध बनाकर जल को रोकना। सरल वैज्ञानिक उपाय, खेतों में चारों ओर मेड़ बनाना, अत्यधिक चराई पर रोक लगाना, मिश्रित खेती और पट्टीदार खेत अपनाना, ढलान के प्रतिकूल जुताई करना, दाल वाली फसलें उगाना। वानिकी उपाय क्या क्या है? फसलों का अदल बदल कर बोना, मिट्टी के पीएच के जांच कर उपयुक्त फसल उगाना, संभावित कटाव क्षेत्रों में झाड़ियों और घास लगाना। अगला आ गया टॉपिक मृदा संरक्षण। पृथ्वी का केवल 25% भाग भूमि है, लेकिन उनमें से केवल 2% ही खेती योग्य है। इसी मिट्टी को पूरी दुनिया की 3/4 आबादी अपनी आजीविका और भोजन के लिए निर्भर
है, इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाया रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि कृषि उत्पादन में बढ़ सके, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? पहला, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है और खेती को बेहतर बनाया जा सकता है। अगला, ढलान वाली जमीन पर सही खेती। पर्वतीय क्षेत्रों में कंदूर पद्धति, जो कंटूर पद्धति होता है, अपनाने से मिट्टी बहने से बचती है। अगला, अस्थाई खेती। बार बार जगह बदलकर खेती करने के बजाय अस्थाई खेती को अपनाया जाना चाहिए। फिर जैविक खेती। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम उपयोग करें और इससे स्थानीय जैविक खाद का उपयोग करें। अगला, प्रदूषण रोकना। कृषि भूमि के पास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना न किया जाए, जिससे कृषि भूमि सुरक्षित रह सके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।